हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम क्लोज नाम की मूवी जो 2022 में रिलीज हुई है उसका एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। एक्सप्लेनेशन काफी मजेदार होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। बेल्जियम के सुदूर इलाके के दो 13 वर्षीय लड़के लियो और रेमी सबसे अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे के प्रति बहुत करीबी स्नेह दिखाते हैं। वे अक्सर रेमी के शयनकक्ष में एक ही बिस्तर साझा करते हैं और वहां एक दूसरे के बगल में सो जाते हैं। रेमी के माता पिता सोफी और पीटर लियो के साथ एक बेकार बच्चे की तरह व्यवहार करते हैं। लियो और रेमी फूलों के खेत में एक साथ खेलने का आनंद लेते हैं, जहां लियो का परिवार कृषि कार्यों में भी सहायता करता है। एक सुखद गर्मी एक साथ बिताने के बाद दोनों लड़के हाई स्कूल में दाखिला लेते हैं और उन्हें एक ही कक्षा में रखा जाता है। 3 महिला छात्राएं सीधे तौर पर पूछती हैं कि क्या वे दोनों डेटिंग कर रहे हैं। हालांकि रेमी चुप रहता है, लियो इसका जमकर विरोध करता है। जैसे ही लड़के जो उनकी अंतरंगता को नोटिस करते हैं, लियो के बारे में समलैंगिकतापूर्ण टिप्पणी करते हैं, वह इस बाहरी धारणा से असहज महसूस करने लगता है। वह नए परिचित बनाता है और एक आइस हॉकी टीम में शामिल हो जाता है, जिससे बचने के प्रयास में वह जानबूझकर रेमी को बाहर रखता है। रेमीज में रहने के दौरान लियो एक रात अलग गद्दे पर सोने का विकल्प चुनता है। जब वह जागता है तो वह रेमी को उसी गद्दे पर सोता हुआ देखता है। दोनों की बढ़ती क्रूर कुश्ती के परिणामस्वरूप रेमी घायल और हतप्रभ है, जो एक मजेदार खेल के रूप में शुरू होती है। वे घटना के बारे में अपने माता पिता को अंधेरे में रखते हैं। रेमी की सगाई की कोशिशों के बावजूद स्कूल वर्ष के दौरान लियो रेमी से अलग होने लगा। लियो ने रेमी के घर पर रात रुकना छोड़ दिया। रेमी के अलावा अन्य छात्रों के साथ बाइक की सवारी पर जाना शुरू कर दिया, आइस हॉकी खेलना जारी रखा और अपने परिवार के साथ खेत में मदद करने में अधिक समय बिताया। लियो खुद का बचाव करती है जब रेमी अंततः उससे इस बारे में बात करती है कि वे अब शायद ही कभी एक साथ समय क्यों बिताते हैं। रेमी परेशान और क्रोधित होने के बाद अन्य सहपाठियों के सामने खेल के मैदान में लियो पर हमला करता है। एक दिन रेमी के सहपाठियों को पता चला कि उसने स्कूल भ्रमण के दौरान आत्महत्या कर ली, जिसके दौरान वह अनुपस्थित था। जब वह पीछे हट गया तो लियो ने एक बार सही मान लिया कि इसके लिए वह दोषी है। यहाँ तक कि स्कूल द्वारा प्रदान किए गए क्लास थेरेपी सत्र के दौरान भी वह अपनी भावनाओं को अपने तक ही सीमित रखता है और उनके बारे में किसी से बात करने से बचता है। सोफी को रेमी का शव मिला, जिसे लियो ने भी खोजा। लियो ने इस तथ्य पर कड़ी अस्वीकृति के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की कि उनके सहकर्मियों ने श्रद्धांजलि में रेमी का जो वर्णन किया है वह एक आनंदमय और मिलनसार युवा व्यक्ति का है। अपने परिवार के साथ आइस हॉकी खेलना और बगीचे में काम करना जारी रखकर लियो अपने आंतरिक दुख को सुन्न करने और उसे छुपाने का एक व्यर्थ प्रयास करता है। लियो सांत्वना के लिए अपने बड़े भाई चार्ली पर भरोसा करने में सक्षम है, इस तथ्य के बावजूद कि रेमी के साथ उसके घनिष्ठ बंधन की तुलना में उसकी कोई भी नई दोस्ती नहीं है। वह जानता है कि रेमी को दफनाने के बाद सोफी के साथ अपने रिश्ते को बरकरार रखने के लिए उसे सोफी से बात करनी होगी। हालांकि लियो इस बात पर चर्चा करने में अनिच्छुक है कि उसके और रेमी के बीच क्या हुआ। उसका गुस्सा भड़कने के डर से लियो के परिवार के साथ रात्रि भोज के दौरान चार्ली द्वारा अपनी भविष्य की योजनाओं के बारे में स्पष्टीकरण के दौरान पीटर असंगत रूप से रोने लगे, जबकि सोफी और पीटर रेमी के भविष्य के नुकसान पर शोक व्यक्त कर रहे थे। अगली गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने पर लियो अप्रत्याशित रूप से सोफी से उसके कार्यस्थल पर मिलने जाता है। अंततः वह उसे बताता है कि उसे लगता है कि रेमी की आत्महत्या उसकी जिम्मेदारी थी, क्योंकि वह उसे घर ले जाती थी। एक संक्षिप्त तनावपूर्ण अवधि के बाद वह उसे कोमलता से और सांत्वना देते हुए गले लगाती है और वे एक साथ रोते हैं, अपने साझा नुकसान में सांत्वना पाते हैं। बाद में जब लियो एक बार फिर सोफी से मिलने जाता है तो उसे पता चलता है कि वह और पीटर घर खाली छोड़कर चले गए हैं, इसलिए उस क्षेत्र को पार करता है जहां वह और रेमी अपने रिश्ते पर विचार करते हुए दौड़ते थे और अंततः खुद को रेमी के लिए आंसू बहाने की अनुमति देते थे। तो दोस्तों, अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।